नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर के हाजिर है अपना खास कार्यक्रम साउथ साइड। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मक्कल निधि मय्यम पार्टी की खबर के साथ। आपको बता दें कि मक्कल निधि मय्यम पार्टी का छठा स्थापना दिवस को लेकर समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग शामिल हुए और साथ ही कमल हासन ने भी पार्टी समारोह में शिरकत की। साथ ही कमल हासन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्थापना दिवस के मौके पर अपने घरों में पार्टी के झंडे को फहराने का आह्वान किया। उन्होंने 20 फरवरी को एक बयान में कहा कि सुंदर सफेद बादलों की तरह हमारे माइम झंडे को पूरे तमिलनाडु में उड़ने दें। हैदराबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हनुमंत राव ने मीडिया से बातचीत करते हुए अंबरपेट की घटना पर प्रतिक्रिया दी, जहां पर कुछ आवारा कुत्तों के काटने से एक लड़के की मौत होने के मामले में उन्होंने कहा कि पहले भी अंबरपेट में 3-4 घटनाएं हो चुकी हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार से मांग की है कि लड़के के परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। साथ ही प्रशासन स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर जंगल में ले जाकर छोड़ दे। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक बेंगलुरु में होगी। वहीं इससे पहले आज बेंगलुरु में वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की FCBD की बैठक शुरू हुई। वहीं बैठक का उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। बता दें आपको कि ये बैठक की अध्यक्षता आर्थिक मामलों के वित्त सचिव अजय सेठ और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉक्टर माइकल डी पात्रा कर रहे हैं। बता दें कि G20 FMCGB की 24 और 25 फरवरी को होने वाली पहली बैठक में G20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। बैठक में 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने, भविष्य के शहरों के लिए लचीले, समावेशी और निरंतर वित्त पोषण, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ उठाने जैसे मुद्दों को शामिल किया जाएगा। देखिए, जब हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं, तो इंडिया में एक होप देखते हैं। उनको लगता है उनकी आवाज़ भारत बन सकता है। भारत के मॉडल से बहुत सारे लोग जानने, सीखने और उससे कुछ प्राप्त करने के बारे में सोचते भी हैं। तो इट बिकम्स मोर एस्पिरेशनल फॉर देम ऑल्सो कि भारत ने इजिप्ट से लेके, सऊदी अरेबिया से लेके, साउथ अफ्रीका, बाकी सबको भी, इन सबको जो बाकी देश भी हैं G20 के बाहर भी, उनको और बाकी संस्थाओं को बुलाने का काम भी किया है, ताकि एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आज जो दुनिया के सामने चुनौतियां हैं उस पर बात भी हो सके। और जब हम मल्टीलैटरल ट्रेड की बात करते हैं, मल्टीलैटरलिज्म की बात भी करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जहां दुनिया के कुछ देश उससे दूर भाग रहे थे, हम वापस एक बार उससे और बात कर रहे हैं कि दुनिया का हित उसी में ही है, यूनिलैटरल और बायलैटरल में नहीं, मल्टीलैटरलिज्म में ही उस सबका हित है। और इधर निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को 21 फरवरी को यहां राज्य सरकार ने अपार स्नेह, मित्रता और भावभीनी विदाई दी। वहीं एक कन्वेंशन सेंटर में विदाई समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने पिछले 3.5 सालों के दौरान राज्य सरकार को पिता समान सहयोग के लिए राज्यपाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये एक अनुकरणीय अवधि है, ऐसे समय में जब राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच संबंध विवादों से घिरे हुए हैं। बता दें आपको कि विश्वभूषण हरिचंदन कई संवैधानिक निकायों के बीच अत्यंत समन्वय का प्रदर्शन करके और राज्य के विकास में मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करके गवर्नर पद के लिए मर्यादा और गरिमा का एक उदाहरण रहे हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि वो मुख्यमंत्री और आंध्र प्रदेश के लोगों ने उनके प्रति दिखाए गए अपार सम्मान, प्यार और स्नेह से अभिभूत हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल के शुरुआती दिनों में उन्हें आश्चर्य होता था कि कैसे सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर सकती है। और इसके बारे में पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भगवान के आशीर्वाद से योजनाओं को लागू कर सकते हैं।
टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पटाभी के साथ हुई घटना अन्याय है और पुलिस ने लापरवाही से स्थिति का जवाब दिया और कहा कि क्या वो पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए पार्टी कार्यालय पर हमला करेंगे। देखने वाली बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस थाने न ले जाकर घंटों शहर में घुमाया गया। साथ ही पुलिस ने वाईसीपी कार्यकर्ताओं को पार्टी कार्यालय पर हमला करने से नहीं रोका। अगर पुलिस ने रोका होता तो ये स्थिति नहीं होती। वहीं पटाभी को पार्टी कार्यालय पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उनका मुख्य मकसद टीडीपी सदस्यों को पकड़ना है ताकि उनके अवैध चुनाव हो सकें और इस राजनीतिक भूमिकाओं में कोई भी स्थायी नहीं है और सब कुछ अस्थायी है। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन अपनी पत्नी सुप्रभा हरिचंदन के साथ 20 फरवरी को श्रीशैलम मंदिर गए और ब्रह्मोत्सव के अवसर पर भगवान शिव की विशेष पूजा की। वहीं मंदिर के पुजारियों ने दोनों का स्वागत किया। यात्रा के बाद पुजारियों ने भगवान और देवी के स्मृति चिन्ह राज्यपाल को सौंपे और नंगाला के जिला कलेक्टर मंजीर जिलानी और पुलिस अधीक्षक रघुवीर रेड्डी ने अधिकारियों के साथ मंदिर में वो मौजूद रहे। वहीं श्रीशैलम भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ भगवान शिव को श्रीशैल मल्लेश्वर स्वामी के रूप में जाना जाता है और देवी को श्रीशैल ब्रह्मरंभिका के रूप में जाना जाता है। ये कुन्नूल से 180 किलोमीटर और हैदराबाद से 210 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर नाला मलास पहाड़ी श्रृंखला के उत्तरी भाग में स्थित है। बता दें आपको श्रीशैलम का मंदिर दक्षिण भारत का एक प्राचीन और पवित्र स्थान है और जगह के पीठासीन देवता लिंगम के आकार में प्राकृतिक पत्थर की संरचनाओं में यही है स्वामी है और देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। आंध्र प्रदेश के निवर्तमान राज्यपाल बता दें आपको कि विश्वभूषण हरिचंदन ने परिवार के सदस्यों के साथ इंद्र काली का दौरा किया और श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वल्ला देवस्थानम मंदिर में विशेष प्रार्थना की। सीपीआईएम सांसद सो वेंकटेशन ने 21 फरवरी को कहा कि दक्षिणी रेलवे जोन के मदुरै रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के लिए 347 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 21 फरवरी को यहां मीडिया से बातचीत करते हुए मदुरै के सांसद वेंकटेशन ने कहा कि ये घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मदुरै रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है और 2061 में आबादी के अनुरूप 347 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में पूरा होगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन या फिर महामारी के समय से पहले मदुरै स्टेशन का उपयोग प्रतिदिन 49,000 यात्रियों द्वारा किया जाता था, लेकिन आज इसका उपयोग 42,000 यात्रियों ने किया है। 2061 में यह अनुमान है कि प्रतिदिन 1,60,000 यात्री मदुरै स्टेशन का उपयोग करेंगे और उस सर्वेक्षण के आधार पर रेलवे स्टेशन के विस्तार का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह यात्रियों के बैठने की जगह को 3 गुना किया जा रहा है। यात्रियों के बैठने की क्षमता को 460 से बढ़ाकर 1600 किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि यात्रियों के लाभ के लिए उचित बदलाव किए जाएंगे और मदुरै के लोग निश्चित रूप से इसे सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन घोषित करेंगे। Passengers want to be picked up இங்க வந்து வண்டி தண்ணி வரவாளும் போறவாளுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் தண்ணி டிபார்ச்சர் வந்து passengers who are boarding the train அவ இங்க வருவா who are arriving from the train அவ இங்க வருவாங்க ஓகே சராதா அந்த கொஞ்சம் பக்கம் பார்க்கணும் இல்ல நான் அந்த பக்கம் போறேன் நீங்க இந்த பக்கம் வாங்க சார் இல்ல உங்க போக சரியா வரல சார் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் இல்ல டெலிட் பண்ணிக்கோ extra platform is a new platform this is a new platform that is called the பெரியார்ல இருந்து வர சப் பிளான் பண்ணி இங்க வந்து கொண்டு வரோம். இங்க தான் டிபார்ச்சர் ஃபுல்லா மாடி ஏறி தட் இஸ் டிபார்ச்சர் சப்வே வந்து அடியில தான் இங்க வந்து இங்க வெளியில வரோம். அப்புறம் வெளியில இருந்து ரயில்வே லைன்ல ஆன் கிரவுண்ட்
और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर विवाद पर तूल दिया जा रहा है। ऐसे में यहां के यादगीर जिले में टीपू सर्किल का नाम बदलकर सावरकर सर्किल कर दिया गया है। इसके बाद यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में टीपू सर्किल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर नया विवाद जो है वो कोई नई बात नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवमोगा में भी दोनों के पोस्टर को लेकर 26 जनवरी 2022 को विवाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान की होर्डिंग लगाने को लेकर तनाव पैदा हो गया था। यहां दो गुट जो थे वो आपस में भिड़ गए थे और इसके बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगानी पड़ी थी। वहीं हिंदू संगठन लगातार अपना नाम सावरकर सर्किल करने पर जोर दे रहा है। इधर केरल के कन्नूर में बीजेपी ने जिला समिति बैठक का आयोजन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि कन्नूर केरल की नाभि है। अगर कन्नूर में सीपीएम की हार हुई तो केरल में बीजेपी जीत सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग कहते हैं कि अगर कश्मीर से 370 का विशेष दर्जा हटा दिया गया तो खून की नदी बह जाएगी, लेकिन आज उन्हें राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दे रहा है। बैठक की अध्यक्षता में बीजेपी के कन्नूर जिला अध्यक्ष एन हरिदास ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुटी, बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य और जिले के नेता पीके कृष्णदास समेत कई लोगों ने बैठक में बातचीत की। नाभि कन्नूर है। जिस प्रकार से रावण का वध करना पड़ा तो उसको बताया गया है कि उसकी मौत तो उसकी नाभि के अंदर है। अगर उसकी नाभि पे वार किया जाएगा तो रावण मर सकता है। ऐसे ही केरल की नाभि कन्नूर है। कन्नूर के अंदर बड़े बड़े नेता यहां पर रहते हैं जो यहां पे आपका सबका शोषण करते हैं। अगर आप कन्नूर के अंदर 11 विधानसभाएं पड़ती हैं, 2 लोकसभा पड़ती हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब हम यहां पर इनको पराजय जैसी मौत देंगे तो पूरे केरल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार दिखाई देगी और कोई सरकार नहीं। विशाखापट्टनम में आरके बीच पर ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 52 नशे में धुत लोगों को ट्रांजिशन के तहत पकड़ा गया है। वहीं पुलिस ने पिछले 3 दिनों में शराब के नशे में पकड़े गए 52 लोगों को विशाखापट्टनम के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया और कोर्ट ने एक अभिनव सजा दी और ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े गए 52 लोगों को ट्रांजिशन के तहत विशाखापट्टनम के आरके बीच पर कचरा साफ करने का आदेश दिया गया। ट्रैफिक पुलिस उन्हें रामकृष्ण बीच पर ले आई और कोर्ट के आदेश के तहत उनसे बीच की सफाई कराई गई। इसलिए पुलिस विभाग मोटर चालकों से अपील करती है कि वो वाहन चलाते समय नशे से दूर रहें और अपनी और पैदल चलने वालों की सुरक्षा की रक्षा करें और शराब के प्रभाव में ड्राइविंग के लिए अदालती सजा से अपना भविष्य बर्बाद न करें। इधर कन्नूर जिले के कैथपुरम के मूल निवासी राहुल रामचंद्र ने बेकार सामानों को लेकर हस्तशिल्प बनाते हैं और उन्होंने इस बार भी बेकार सामानों को लेकर बच्चों के खेलने के लिए खिलौना बनाया है। साथ ही देश में इस तरह के लोग पीएम मोदी के आत्मनिर्भर की बात को सच साबित करते हुए देखे जा रहे हैं। तो बेकार सामानों को लेकर खिलौना जो है वो बनाया जा रहा है। बेकार सामानों को लेकर देखिए हस्तशिल्प जो है ये वो बनाते हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है कि बेकार सामान जो होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं फिर उनसे खिलौने बनाते हैं। इधर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें विदा करने के लिए अपनी पत्नी, कई मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गढ़वरम हवाई अड्डा पहुंचे। वहां रेड्डी ने अत्यधिक सम्मान प्रकट करते हुए झुककर हरिचंदन के पैर भी छुए। बता दें कि हरिचंदन छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए विमान में सवार हुए, जहां वो नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। 21 फरवरी को राज्यपाल के आधिकारिक विदाई समारोह में रेड्डी ने कहा कि ऐसे समय में जब राज्य सरकार
सरकारों और राज्यपालों के बीच संबंध विवादों से प्रभावित थे, तब हरिचंदन ने विभिन्न संवैधानिक निकायों के बीच अत्यधिक समन्वय कायम करके राज्यपाल पद की शालीनता और गरिमा को बढ़ाया है। रेड्डी की पत्नी YS भारती, आवास मंत्री जोगी रमेश, आंध्र प्रदेश कृषि मिशन के उपाध्यक्ष MVS नागिरेड्डी, विधान परिषद के अध्यक्ष के मोशन राजू भी हवाई अड्डे पर मौजूद रहे। केरल में विपक्षी कांग्रेस ने 21 फरवरी को कलामसेवरी में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस की कथित ज्यादती की कड़ी निंदा की है। दरअसल कांग्रेस विधायक शफी परबिल से दुर्व्यवहार के लिए पुलिस के खिलाफ युवा कांग्रेस ने ब्लैक मार्च विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार को चेतावनी दी और कहा कि अगर कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन स्थल से खदेड़ने के लिए क्रूरतापूर्वक हमला करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी राज्य के बजट में कर प्रस्तावों पर अपने विरोध को तेज करेगी। पुलिस ने कहा कि प्रदर्शनकारी बिना किसी उकसावे के हिंसक हो गए, जबकि पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों द्वारा बिना किसी कारण के उन्हें बेरहमी से पीटा गया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक शफी परम्बिल और DCC अध्यक्ष मोहम्मद शियास ने बाद में कलामसेरी में स्थानीय पुलिस थाने के सामने धरना दिया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जिन्होंने उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया था। तमिलनाडु में पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान अयानवरम क्षेत्र में कुछ अपराधियों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया और वहीं मामले में पुलिस विभाग ने मुख्य अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस अपराधियों से पूछताछ कर रही है और तो और अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। और इधर केरल पुलिस ने दुबई से सोने की तस्करी कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि ये शख्स बहुत ही शातिर तरीके से गोल्ड यहां से लेकर पहुंचा था। पकड़े गए गोल्ड की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया आंकी गई है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर तस्करी के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक गोल्ड पैंट और टी-शर्ट पहनकर पहुंचे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लगभग 1 करोड़ की कीमत का गोल्ड लगभग उसके पास से जब्त किया है। दरअसल आरोपी ने पैंट और टी-शर्ट में गोल्ड को पतली चादर की तरह चिपका रखा था, जिससे बाहर के कपड़े देखने पर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर तस्कर की तलाशी ली और इस शातिर का पर्दाफाश किया। हैदराबाद में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। एक बार फिर आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चे पर हमला किया। वहां बता दें आपको, वहीं पर चैतन्यपुरी के मारुति कॉलोनी में कुत्तों ने 4 साल के बच्चे पर हमला किया। हमले में बच्चे के शरीर पर गंभीर चोटें भी आई हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की घटना के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ भी काफी आक्रोश है। लोग प्रशासन से इन आवारा कुत्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इधर कर्नाटक के मंगलुरु में वन विभाग ने ऑपरेशन हाथी चलाया। वहीं वन विभाग ने जंगली हाथी को पकड़ा। बताने की जंगली हाथी के दहशत की वजह से इलाके में हड़कंप जो थी वो मची हुई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, लेकिन जिला वन विभाग को जानकारी मिलने के बाद विभाग ने तुरंत एक्शन लिया। वहीं कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। और इधर तमिलनाडु के चेन्नई में ICF दुनिया भर में सबसे बड़ी ट्रेन निर्माता कंपनी बन गई है। दरअसल ICF हर साल करीब 350 ट्रेन कोचों का निर्माण करती है, जो कि अब हर साल 4000 से अधिक कोच बनाती है। बता दें कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री न सिर्फ घरेलू मांग को पूरा करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रेलवे ऑपरेटर्स के लिए भी काम करती है। बता दें कि अक्टूबर 1955 में तत्कालीन PM जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था।
तेलंगाना के संगारेड्डी में तेल से लदी ट्रक में आग लग गई और आग लगने की वजह से पास में खड़ी 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। ट्रक में आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। खबरों की माने तो ट्रक ट्रांसफार्मर में डाला जाने वाले तेल को लेकर जा रहा था। आग लगने के पीछे इंजन में खराबी बताई जा रही है। तो दमकल विभाग को तुरंत सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। दरअसल ये जो तेल से लदा हुआ ये ट्रक था जिसमें आग लगी है, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। तो दमकल विभाग की गाड़ी ने तुरंत यहां पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। अचानक से देखते ही देखते तेल से लदे ट्रक में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पास में खड़ी 2 गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आ गई। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।